नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बंगाल से रूपक पांडे जी। आइए सबसे नमस्कार। पहले रूपक जी का स्वागत कर लेते हैं। रूपक जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। दर्शकों, बंगाल बंगाल यानी दुर्गा पूजा। हम सब जानते हैं बंगाल की धरती, शक्ति की आराधना जो इस समय नवरात्रि चल रही है उसके लिए जाना जाता है। पूरा एक महीना सिर्फ नवरात्र नहीं, बंगाल में दुर्गा पूजा का माहौल एक महीने चलता है। लंबी छुट्टियां होती हैं और पूजा का महीना चलता है। ये बंगाल की अपनी एक रिच परंपरा रही है। लेकिन जिस तरीके से आरजी कार कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की नृशंस हत्या बलात्कार के बाद, सामूहिक बलात्कार के बाद और उसके बाद भी ये सिलसिला रुकता नहीं है। ये सिलसिला एक 12 साल की मासूम बच्ची के बलात्कार पर चला जाता है आरजी कार के बाद। और तो और इस देश की सबसे बड़ी नौकरी कही जाने वाली आईएएस, एक आईएएस की पत्नी के साथ उसी बंगाल में बलात्कार होता है। तो आप सोचिए, शक्ति की आराधना करने वाला बंगाल एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उनके सत्ता में, उनके शासन में कहां जाके खड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल एक माहौल है, इसका दुर्गा पूजा पर भी, इसका पूजा पर भी व्यापक असर पड़ा है। 40% सामानों की बिक्री कम हो गई है, जो पूजा के संबंधित बंगाल में एक बड़ा इकोनॉमिक आधार बनाता है, एक बड़ा बाजार बनाता है। और उसी के साथ साथ 30 से 35% पूजा पांडालों में भी कमी आई है। और यह ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी असहयोग की वजह से हो रहा है। ममता बनर्जी पूजा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन यह प्रतिबंध स्वयं समाज ने लगाया है, बंगाल के समाज ने लगाया है। लोग पूजा में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने रिचुअल्स मनाना चाहते हैं। लेकिन जो बंगाल आज महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए नर्क बना हुआ है, वहां बंगाली समाज अपना विरोध इस तरीके से दर्ज करा रहा है। एक सामान्य उत्साह में कमी है, दुकानदार वहां पे परेशान है। पूरी जो इकोनॉमी, आपको मैं बताऊं, पूरा बंगाल, एक बंगाली समाज जाना जाता है। एक महीना, ये जो पूजा का महीना होता है, उसमें वो पर्यटन करते हैं साल के इन तमाम अवसरों को छोड़ते हुए। लेकिन वो बंगाल दुखी है, वो बंगाल सिसक रहा है, वो बंगाल रो रहा है। और ममता बनर्जी हैं कि उनकी शर्म न जाने कहां जाके खो गई है। और उसी के साथ बंगाल में आप जरा लापरवाही का स्तर देखिए। हमारे आज के अतिथि रूपक जी जहां से आते हैं, बंगाल के जिस हिस्से से आते हैं, उसी हिस्से में वीरभूमि, जो कि कोल माइंस के लिए जाना जाता है, कोयला खदानों के लिए जाना जाता है, वहां एक चल रही खदान जिसमें पहले ही बहुत भारी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे, वहां अधिकारियों ने और ज्यादा खुदाई के लिए मजदूरों के भीतर रहते हुए ही विस्फोट कर दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ? एक खूनी नतीजा सामने निकल के आया। अभी तक की जो सूचना है, आधिकारिक सूचना है, 8 से 10 मजदूर मारे जा चुके हैं। ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा, अभी ये कहा नहीं जा सकता। कहां से कहां लाके रख दिया है बंगाल को। रूपक जी, ये जो अभी कोल माइंस की दुर्घटना हुई है, ये लापरवाही है, साजिशन है, अवैध खनन है इसके पीछे। क्योंकि आपसे जब भी हमारी बात हुई है, आपका बिल्कुल वो इलाका है जहां से आप आते हैं, इसलिए वहां की बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता है वो आपको पता है। आपने कितनी बार अवैध खनन का भी जिक्र किया है, कोल माफियाज का भी जिक्र किया है। तो ये घटना क्या है? और उसके बाद फिर हम आएंगे बंगाल की दुर्गा पूजा को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया है ममता बनर्जी ने, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन ये कोल देखिए माइंस वाली दुर्घटना क्या है? देखिए ये पूरा पूरी लापरवाही है। एक्चुअली क्या है कि बंगाल में जब से ये तृणमूल का सरकार आया हुआ है, तो कोल्स माइन का जो सिंडिकेट था ये हैंड ओवर हुआ है। मतलब ये एक किसी पावरफुल व्यक्ति के पास था सीपीएम का टाइम, और टीएमसी का पहला 5 7 साल किसी का एक व्यक्ति के हाथ में था। उसके बाद ये ट्रांसफर हुआ मतलब क्या हुआ है कि क्षमता का परिवर्तन हुआ है। सिंडिकेट का जो सीन था, जो रैकेट था, उसमें कुछ परिवर्तन बंगाल में दिखा गया है पिछला 1 1.5 साल से। और ये फिलहाल दिखा है राजू झा जो थे उनके मर्डर होने के बाद। ये कोल का सिंडिकेट चालू ही किया था राजू झा जी ने। यहाँ पर उनका मर्डर होने के बाद उनका मर्डर भी किया गया है, सिंडिकेट उसका हाथ से छीनने के लिए किया गया एक्चुअली। तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है कोल खनन के लिए, कोल प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, और ये सिर्फ इंक्लाइन माइंस में नहीं, ओपन कास्ट में भी दिया जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि जो बाहर से कंपनियां आते हैं यहाँ पर कोयला खनन के लिए, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो आते हैं, तो ये सिर्फ इसका कंपनी का जो बोर्ड है कंपनी का रहता है। बाकी जो सिस्टम है
ये पूरा पूरी चलता है सिंडिकेट के द्वारा। आप समझ सकते हैं, जो सरकार के द्वारा लीज में लिया गया एक कोल माइंस जो प्राइवेट सेक्टर है, और छोटा मोटा प्राइवेट सेक्टर नहीं है, बड़ा बड़ा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कैमरे के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इससे जुड़े हुए हैं। और ये चलता है किसके द्वारा? पूरा सिंडिकेट के द्वारा। क्योंकि मैंने देखा है कि जो कोल ईसीएल का कोल माइंस है, जो गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां पर भी किस तरह से सिंडिकेट घुसने की कोशिश कर रहा है, और कम से कम 60 से 70% अंदर घुस चुका है। हम जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एग्जांपल। हमारे यहाँ जो रोड है, ईसीएल का रोड है, तो पीडब्ल्यूडी का भी है और ईसीएल का भी है। तो ईसीएल अपना रोड में पीडब्ल्यूडी का गाड़ी नहीं चलने देता है। जैसे बस वगैरह, लाइन बस वगैरह होता है कि नहीं, हम अपने रास्ते में नहीं चलने देंगे, कुछ अगर एक्सीडेंट हुआ तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। और वही रास्तों पे सारे रात 200 से 250 इलीगल बालू का ट्रक, कोयला का ट्रक चलता है। क्या जीएम सोया हुआ रहता है? नहीं। ये सिंडिकेट का हिस्सा कहीं ना कहीं ईसीएल का जीएम भी बन चुका है। मैं इसके लेके बहुत बार प्रतिवाद कर चुका हूं, मैं कोर्ट से चिट्ठी भी करवा चुका हूं, क्योंकि यहां पर एक रेल का काम चल रहा था। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं उसको चिट्ठी करके उसको बंद करवा चुका हूं कि पहले आप बताइए किस किस एंगल से रोड बन रहा है, कि ओवरब्रिज नहीं बन रहा है। लेकिन इसका रैकेट अब इतना बड़ा हो चुका है, मुझे 1.5-2 महीने पहले भी डर नहीं लगता था, लेकिन आर्चीकर का घटना के बाद, जिस तरह से पटासपुर में दक्षिण 24 परगना 9 साल के बच्ची के साथ जिस तरह से घटना घटा है, मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगने लगा है। क्योंकि मैं रात को आता हूं, मुझे कोई गोली नहीं मारेगा, लेकिन पीछे से अगर ट्रक चल जाए तो किसको पता चलेगा। ये डर कहीं ना कहीं अगर मुझे लगने लगा है, तो समझिए बंगाल में हर व्यक्ति को लगने लगा है। तो इस सिंडिकेट के द्वारा जब कोल माइंस चलता है, ये लोग अपना तरीका से प्रोडक्शन करवाते हैं, ज्यादा चाहिए। और एक तो चीज होता है, एक दिखाने के लिए प्रोडक्शन, अपने आदमी को, लेबर को अंदर में डालते हैं। जैसे समझ लीजिए पर लेबर मुझे मिलता है महीना का 30,000, तो मैं देता हूं पर लेबर महीना का 10 से 15,000, पर हेड में 15,000 इनकम। मैं भी छोटा मोटा हिसाब दे रहा हूं, तो ऐसे समझ 200 लेबर है इनका, ये पैसा पूरा सिंडिकेट के पास गया। अब जितने यहाँ कोल माइंस चलते ओपन कास्ट, इसको सब बोलते हैं पीट बोलते हैं। तो लोकल जो गांव का आदमी है, हर किसी को तो काम नहीं मिलता है। तो बाहर में समझ लीजिए एक कोल डिपो है, तो कोल डिपो वाला अगर 1 नंबर कोयला लेगा थोड़ी उसका चलेगा, उसको 2 नंबर कोयला चाहिए। यही सिंडिकेट वाला रात का टाइम इन्हें अंदर भेजते हैं, और ये इस तरह से जाते हैं कि इसे पुलिस भी नहीं रोक पाता है। 200, 250, 300 आदमी 10 बज, जहां रात का 10 बज गया, सवेरे 6 बजे तक ये अपना प्रोडक्शन चलाता है इलीगल से। चोरी, सीधा सीधा चोरी चलता है। तो उस तरह का कोल माइंस में सरकारी हिसाब 8 बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा है। तो उस तरह का कोल माइंस में इस तरह का घटना तो पहले भी घट चुका है। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि किसी ने उसको कैमरा कर लिया, मीडिया वाले पहुंच गए। ये नसीब अच्छा है जो मर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमारे यहाँ माइंस में आदमी मरते थे। हमें किस टाइम लास्ट टाइम पता चला कैसे, कि इसके पहले भी जो आदमी मरे हैं, ये समझ लीजिए कि माइंस बंद हो चुका है। इंक्लाइन माइंस जानते होंगे आप, जो ऊपर से डूली से उतरते हैं, लिफ्ट से उतरते हैं, नीचे जाते हैं उसको, और सुरंग के जैसा होते हैं, उसे इंक्लाइन माइंस कहा जाता है। तो इंक्लाइन माइंस जब बंद हो जाते हैं, तो उनको फिर से कोयला निकालने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर से ओपन कास्ट किया जाता है। अब जब ओपन कास्ट हो गया है, तो कुछ कुछ सुरंग नीचे से जाने के बाद ही नीचे नीचे सुरंग रहते हैं, तो जो सिस्टम से होगा उसे तोड़ के ही घुसा जाएगा। जो सिस्टम का बाहर जो इलीगल है, चोरी का है, वो क्या करते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं कोयला निकालने के लिए। अब वो तो किसी भी टाइम बढ़ सकता है। तो लास्ट टाइम जब हमारा एक क्लोज दोस्त का बगल वाला घर का आदमी मरा था, डेथ हुआ था, हमने गया था, मैं पूछा ये क्या हुआ, वो लोग किसी से डर से नहीं बता रहा। उसका मिसेस आके हम लोग से बोला कि इस तरह का बात है, इस तरह घटना पहले भी हो चुका है। तो ये यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो हमारे उस मरे हुए व्यक्ति लोग का नसीब अच्छा है, तो वहां पर किसी ने सोशल मीडिया के जमाने में उसे वीडियो कर लिया और छोड़ दिया। कम से कम जितना भी पैसा उसे मिले उसके घर वालों को चल जाएगा। तो ये यहाँ पर चलता है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। और इससे मैं कह रहा हूं, सिर्फ बंगाल का सरकार जुड़ा हुआ नहीं है, हर सरकार इससे जुड़ा हुआ है। और ये जब तक ये एडजस्टमेंट वाला राजनीति खत्म नहीं होगा, तो बंगाल में जो परिस्थिति है, आज एडजस्टमेंट का राजनीति हो रहा था, आरजीकर का घटना में आज कुछ वहां पर हुआ नहीं,
तो फिर क्या हुआ, दक्षिण 24 परगना में उसे साहस मिल गया कि मुझे कुछ होगा नहीं, एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। तो ये समझना होगा समाज को, जो कोयला हो, बालू हो, बलात्कार हो, बंगाल का समाज बलात्कार हो रहा है। अगर ये थोड़ा बिल्कुल। सा चीज अगर आदमी समझ ना पाए कि थोड़ा सा जो ये चीज अगर आदमी का भेजा में नहीं घुसेगा, तो अगला, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये सरकार आरजी कर में 10 लाख दिया है, आपकी घर की घटना में 15 लाख देगा, फिर भी आपका मुंह बंद ही रहेगा। ठीक बात। और एक आप देखिए जिस तरीके से ये अवैध खनन और अवैधता की क्या मतलब एक क्या लेवल हो चुका है। मतलब ममता बनर्जी को कई बार यकीन मानिए रूपक जी, मैं महिलाओं के प्रति इतने कटु शब्दों का इस्तेमाल करने से मैं बचता हूं, लेकिन ममता बनर्जी को अब महिला कह पाना मुझे लगता है कि एकदम बेहद सच में, सच अनैतिक में। होगा। और बंगाल इसको समझ रहा है। अब आते हैं जरा दुर्गा पूजा के माहौल पे। अगर मैंने कुछ बहुत गलत नहीं कहा हो, कि यहां तक मेरी जानकारी है, जितना मैं बंगाल को जानता हूं, मेरा बंगाल से जो भी रिश्ता रहा है, बंगाल को करीब से देखने का रिश्ता रहा है, मैं असम में कुछ अच्छे खासे समय रहा हूं, तो मेरा बंगाल के इंटीरियर में जाने का भी बड़ा अवसर मिला है। पूजा का माहौल, पूजा यानी दुर्गा पूजा नाम आते ही अगर भारत के किसी एक प्रांत की तस्वीर सामने आती है तो वो बंगाल होता है। बंगाल में जो पूजा का एक माहौल बनता है, पूरे एक महीने का जो सिलसिला बनता है, पर्यटन, लोगों की भक्ति, बड़े बड़े भव्य पांडाल, मेले, खाने की चीजें, मतलब बच्चों को इंतजार रहता है। और एक तरीके से पूरे भारत में अगर पर्यटन का माहौल गर्मी की छुट्टियों में बनता है, वो माहौल बंगाल में पूजा के इस महीने में बनता है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें 40% के लगभग व्यापार कम हो गया है, क्योंकि एक बड़ी इकोनॉमी है। और ध्यान देने की बात यह है रूपक जी कि ये हिंदू इकोनॉमी है, ये सनातनी इकोनॉमी है। और इससे वो कौन लोग कमाते हैं, इसमें बहुसंख्यक जो जनता है वो उसमें इन्वॉल्व होती है, यानी हिंदुओं का यह त्योहार है। इसका केवल रंग ही फीका नहीं हुआ है, बल्कि वो भाव भी फीका हो गया है, क्योंकि असुरक्षित हो गया है। वो बंगाल जहां पूरी रात पूजा के माहौल में पंडालों में घूमना आना जाना, मैंने एक दशहरा पूरा बिताया है उसी बंगाल में। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है कि 30-32% पांडाल पूजा के कम हो गए। एक जो 85,000 रुपया प्रति पांडाल सरकार से अनुदान जो मिलता है, ज्यादातर पूजा पांडालों ने उसका बहिष्कार किया है। लिया ही नहीं, एकदम लिया लोग ही नहीं। अपने रिचुअल्स तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोग उस उत्साह से नहीं भाग ले रहे हैं, क्योंकि समाज बंगाल का लग रहा है ऐसा कि ये मानने लगा है, क्योंकि दुर्गा पूजा के प्रति इस तरीके का बंगाली समाज का व्यवहार मुझे नहीं लगता है कि कभी इतिहास में भी इसका कोई जिक्र मिलेगा, या इतिहास में ये संभवतः बंगाल की ये पहली ऐसी घटना है जिसमें पूजा के प्रति लोगों का ऐसा उत्साह में कमी देखने में आई है। क्या बंगाल की जनता अब ये बात समझने लगी है रूपक जी? ये केवल महानगरों तक नहीं है, आप बंगाल के इंटीरियर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या बंगाल की जनता अब ये समझने लगी है कि बंगाल जो नारी शक्ति की आराधना के लिए जाना जाता है, अब महिलाओं के लिए नर्क बन चुका है, वो भी ममता एकदम बनर्जी एकदम के शासन में? एकदम बात तो सही है। बंगाल में पूजा मतलब महालया से स्टार्ट होता है और हमारे भाई दूज में जाकर खत्म होता है। एक महीने का एक लॉन्ग पीरियड चलता है। हमें भी आनंद रहता है, घर वाले सब आते हैं बाहर से, बाहर में काम करते हैं, दुर्गा पूजा का टाइम एकदम घर आते ही हैं। लेकिन आरजी कर का घटना में एक चीज क्लियर हो गया है कि अगर आपके पास पैसा है, जो हम लोग फिल्म में देखते थे, आपके पास अगर पैसा है, आप अगर धनी व्यक्ति हैं, तो आपके लिए एक कानून अलग है। मतलब ये सब चीज हम फिल्म में देखते थे। ये वास्तव में जब यहाँ पर हो रहा है ना, तो आदमी का मन में एक डर पैदा हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर लोकल है, हम जिस तरीका से पूजा यहाँ पर बाहर में जाके देख पाएंगे, अगर कोई कुछ बोले तो जिस तरह से उसके साथ मुठभेड़ कर पाएंगे। ज्यादातर व्यक्ति बाहर में काम करते हैं, बाहर मतलब बंगाल का बाहर नहीं, दुर्गापुर वाला आदमी कलकत्ता में करते हैं, कलकत्ता का आदमी सिलीगुड़ी में करते हैं। और इसका पहले बंगाल में नहीं था, पहले बंगाल में था, क्लबें थे, पार्टियां था, सब कुछ था, लेकिन इस तरह का रंगबाजी नहीं था। तो ये जो रंगबाजी वाला एक माहौल तैयार हुआ है, तो लोकल जो है मुझे रंगबाजी दिखा नहीं पाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक बाहर वाला जब यहाँ पर आएगा, उसे डर है कि नहीं अभी पूजा देखने नहीं जाना, माहौल खराब है। अगर मैं थोड़ा सा प्रतिवाद अगर कर देता हूं, मैं प्रतिवाद ममता बनर्जी का नहीं कर रहा हूं, इस सरकार का कर देता हूं, तो ममता बनर्जी को लगेगा कि मेरा प्रतिवाद हो रहा है।
अब उनके जो पालतू कुत्ते हैं वो भौंकने लगेंगे। तो माहौल कुछ इस तरह का ही है। 10 साल की बच्ची की जब घटना घटी, पूरे गांव वाले ने थाने को तोड़फोड़ किया। अगला दिन फिर बीरभूम में इस तरह का घटना घटी। एक गृहवधू मतलब शादीशुदा औरत को बुला के कुछ खिला के बलात्कार करने का कोशिश। गांव वाले ने रेपिस्ट को वहीं मार दिया। मेरा कहना, गांव वालों को हाथ में अपना अस्त्र उठाने की जरूरत आज क्यों पड़ रहा है? मतलब ममता बनर्जी बेशर्मी का हद पार कर चुका है। और आप जो कह रहे थे औरत अगर मां का रूप है तो उसे हमेशा नमन करना चाहिए, और औरत अगर राक्षसी का रूप है तो उसका बलि होना, उसका वध होना चाहिए, क्योंकि वो असुर है। और सच में बंगाल में एक डर का परिस्थिति है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं जिस तरह से रात 12 बजे तक 1 बजे तक घूमता था अपने एरिया में कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, परिवेश क्या है, मुझे डर लगता है। ये कोयला सिंडिकेट जो अभी पूरी किस तरह से आएगा, देखिए पूरा सिस्टम किस तरह से आएगा। समझ लीजिए पॉलिटिकली मैं किसी को अटैक कर रहा हूं, तो पॉलिटिकली जो अटैक कर रहा हूं, तो पहले पॉलिटिक्स को परिचालना करते थे, डायरेक्शन देते थे कौन? ये सिंडिकेट वाले। अभी क्या है कि सिंडिकेट वाले ही पॉलिटिक्स से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अनूप तो क्या था? अनूप तो सिंडिकेट में नहीं था, एक पॉलिटिकल गुंडा था। उसको वो क्या कर रहा नहीं कर रहा, उसका गतिविधि आप समझ सकते थे, नहीं यहां पर जाने से ये हो सकता है। लेकिन सिंडिकेट का आदमी क्या कर रहा आप समझ नहीं पाएंगे, और आप किस तरह से रातों रात गायब हो जाएंगे यहां से, आप समझ नहीं पाएंगे। एक मामूली सा गुंडा, मुझे सच कह रहा हूं कि मैंने कभी ममता बनर्जी को ममता बेगम कहते हुए नहीं डरा है, लेकिन एक मामूली सा गुंडा का आज नाम कैमरे के सामने लेते हुए मैं डर रहा हूं, जो हमारे यहाँ का है, जिसका अगेंस्ट में सीबीआई का लेटर आया हुआ था। एक मामूली गुंडा टीएमसी का, सिंडिकेट का हिस्सा, जो सीबीआई उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया, जो सिंडिकेट का हिस्सा नहीं था, सिंडिकेट का होकर कलेक्शन करता था, आज का डेट में सिंडिकेट का हिस्सा बन चुका है। अब मुझे नाम लेने में डर लगता है, तो जब मैं ममता बनर्जी को ममता बेगम कहने से भी आज नहीं डरता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पॉलिटिकल गुंडे लोग क्या कर सकते हैं, ये सिंडिकेट का गुंडे क्या कर सकते हैं, ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। तो बंगाल का परिस्थिति एकदम विपरीत है। अब जब बंगाल का जनता का मन ही अच्छा नहीं है, तो बाजार मार्केटिंग के लिए कैसे जाएंगे? अब 2-4 फोटो आपके पास जरूर आएंगे, देखिए कि बंगाल के आदमी पूरा मूड में है, बाजार कर रहे हैं, कर रहे, तो क्यों नहीं करेंगे भाई बाजार? जरूर बच्चे के लिए तो करना पड़ेगा ना। बच्चे तो नहीं समझेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सबका मन मिजाज अच्छा है, एकदम नहीं है, एकदम ही नहीं है। और इस परिस्थिति में अगर किसी का मन मिजाज अच्छा है तो वो सिर्फ, आज मैं अपना दोस्त से ही बात हो रहा था, वो सिर्फ तृणमूल कर्मियों को, जो बेशर्मी का हद पार कर चुका है, जिसका घर में बहू बेटियां है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आप किस मिट्टी से बने हुए हैं। एडजस्टमेंट का राजनीति बंगाल में शुरू हो चुका है 21 के इलेक्शन के बाद। 21 में जब भाजपा ने टीएमसी से आदमी लाना शुरू किया था, और आते ही जिस तरह से क्षमता उन व्यक्तियों को हाथ में देना शुरू किया, अब वो लोग यहां पर भी आके कमाने का कोशिश कर रहे हैं, वहां दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं। ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि जब आरजी कर हो, चाहे ये कोल जब बम विस्फोट हुआ है, या फिर 24 परगना वाला घटना हो, इसका विरोध नहीं हो रहा है। विरोध करेगा कैसे दादा? अब विरोध करेगा कौन? करेगा कौन जो एक पक्ष लेके खड़ा है? जब आपका पाव ही दो नाव पे है, तो आपसे हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? ये चीज जनता समझ गई थी, और आरजी कर के घटने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अगर बंगाल ममता बनर्जी के बाद अगर किसी का हाथ में जाएगा, तो वो भी क्या सुरक्षित रहेगा? क्या वो व्यक्ति लोग भी सुरक्षित है? क्योंकि वो लोग भी आरजीकर का घटना में खुद को प्रूफ नहीं कर पाया दादा। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज हम कह दे रहे कि ममता बनर्जी को हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, किसको लेके आएंगे हम? नया व्यक्ति कहाँ है? नया व्यक्ति क्यों नहीं बना पाया? नया व्यक्ति उठ के अगर आ रहा है, उसको दबाया क्यों जा रहा है? कौन दबा रहा? देखिए, टीएमसी से बीजेपी में व्यक्ति लोग इसीलिए आया है, एकदम सीधा बात आप समझ लीजिए
इसका काम है दिखाएगा कि बीजेपी के लिए हम ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, कुछ नहीं। ये सिर्फ अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी को तोड़ के, यहाँ संगठन को खत्म करके अपना गुंडा राज चला रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति वहां पर भी पैसा कमा रहा था करोड़ों में, और बीजेपी में आने के बाद भी विपक्ष पे रह के पैसा कमा रहा है, और आप समझ लीजिए आपका अंदर क्षमता है, आप पैसा कमा नहीं पाएंगे, आपको काम भी करना पड़ेगा समाज के लिए। बहुत सारा काम आते हैं सेंटर से, योजना वगैरह आते हैं, लेकिन विपक्ष में है तो आपको योजना का काम नहीं करना है, सिर्फ पैसा लेना होता है। तो आप विपक्ष में रह के जब पैसा कमा रहे हैं, सेम फैसिलिटी आप पा रहे हैं, तो आपको क्षमता में आने के लिए कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये एडजस्टमेंट राजनीति खत्म करना होगा। देखिए आरजी का घटना डे बाय डे होते रहेगा, हम लोग सिर्फ कैमरे के सामने चिल्लाते रहेंगे, क्यों नहीं सरकार इसका स्टेप ले रहा, क्यों केंद्र सरकार स्टेप नहीं ले रहा बंगाल में। आप चलिए, एक राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन के बाद उसको मार दिया, काट दिया, राजनीतिक हिंसा था, आप कुछ नहीं किया, अलग बात। बच्ची लोग जो बली हो रही है, एक किस राजनीतिक दल से है, आप केंद्र क्यों स्टेप नहीं ले रहे हैं, आपका कोई कमिटमेंट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं ट्वीट आ रहा, क्यों नहीं इलेक्शन का टाइम इतना बड़े बड़े लॉबी लेके आप बंगाल में आते हैं, प्रचार करते हैं। आरजी का घटना हो, ये 24 परगना का घटना हो, या कोल विस्फोट हो, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, आप लोग कहाँ खो गए, आदमी आप लोग को ढूंढ रहा है, आप लोग नहीं आ पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल रूपक जी, देखिए सत्ता के जो राजनीतिक सत्ता है, जो एक सिस्टम हमने अपना रखा है दर्शकों, वहां पर लोकतंत्र में एक पार्टी की सत्ता होती है, दूसरा विपक्ष होता है। आप उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया का कोई और प्रदेश देख लीजिए, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, दूसरे टर्म में चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव, उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, मायावती, ये एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, ये सवाल दूसरा है। लेकिन एकदम तृणमूल कांग्रेस की सत्ता अगर बंगाल में चल रही है, लंबी सत्ता चल रही है, वहां पर जो रूपक जी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये जो आयातित माल अपने यहां लिया है, तो जब आप बाहर का माल लेते हैं साहब, तो उसके साथ अगर उसके गुण आते हैं तो उसके दोष भी आते हैं। और सत्ता के खिलाफ रहकर एक कंफर्ट जोन पैदा कर लेना, ये मुझे लगता है कि राजनीति के लिए जितनी खतरनाक बात हो सकती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। कि एक विपक्ष अगर उसी इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाए, तो ऐसे में उस विपक्ष को, और बंगाल के केस में चूंकि भारतीय जनता पार्टी वहां की विपक्ष है, उसे निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं, अगर ये कहा जाए कि साहब आरजी कार में जो घटना हुई, ये जो बलात्कार का एक सिलसिला है, मतलब ये तो ऐसा हो गया है बंगाल में कि रुक ही नहीं रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जो आपने एक बात कही कि आरजी कार में अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता, तो फिर उसके आगे जो सीरीज, ये यात्रा पूरी बलात्कार की बढ़ रही है, वो शायद न होती। और यही सेम चीज बंगाल के राज्यपाल ने भी कहा है, ममता बनर्जी की सरकार को लेके कहा है, जब आगे बलात्कार की और घटनाएं हो रहे हैं। आप साहब ये बताइए, आईएएस की बीवी के साथ बलात्कार हो जा रहा है, तमंचे की नोक पे बलात्कार हो जा रहा है, बिहार के जंगल राज को पूरे भारत में बहुत ज्यादा फैलाया गया और बड़ी चर्चा की गई। बंगाल के जंगल राज को क्या वहां की जनता समझ रही है? मैं कहता हूं चलिए विपक्ष नहीं समझ रही है, या विपक्ष एक बार कमजोर पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बार पीछे है, लेकिन बंगाल का चुनावी इतिहास तो यही बताता है ना रूपक जी, कि फिर उसी ममता बनर्जी को सत्ता सौंप देती है बंगाल की जनता। तो शेष भारत वाला जो आदमी है, वो एक बार सोचता है कि यार ये क्या चक्कर है, हम बंगाल में कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बिल्कुल राक्षसी सत्ता चला रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, इलेक्शन आता है, बंगाल एक बार फिर सत्ता दे देता है। तो विपक्ष की जितनी भूमिका है मैं मान रहा हूं, लेकिन वोट तो हम आप देते हैं, वोट तो जनता देती है। या तो ये कह दिया जाए या मान लिया जाए कि बंगाल में इलेक्शन ही फ्री एंड फेयर नहीं होता, या इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर होता है तो फिर बंगाल का ये मतदान कैसा होता है। ऐसे में मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि ये सारी व्यथाएं, कथाएं केवल बंगाल के महानगरों की है, कलकत्ता की है, बड़े शहरों की है, या बंगाल के पूरे समाज की है? पूरे समाज की। देखिए इस विषय में मैं इलेक्शन से पहले जब आपसे बात हुआ तो मैं आपसे कहा था, डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस क्या है। सीपीएम का टाइम क्या था, मतलब कम्युनिज्म का टाइम क्या था बंगाल में, कि जो होगा स्टेप बाय स्टेप होगा। स्टेप बाय स्टेप मतलब माने ब्लॉक लेवल, फिर बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल से विधानसभा, विधानसभा से जिला, जिला से राज्य। तो जो सिस्टम में होता था सब बंधा हुआ रहता था,
तो इसमें क्या होता था, देखिए पैसा का जरूरत है पॉलिटिक्स में, मैं एकदम नकार रहा नहीं हूं इसको, लेकिन सिस्टम वाइज पैसा होना चाहिए था। अभी टीएमसी तो इसमें क्या हुआ, जब देखा कि समझ लीजिए पैसा मैं कमा रहा हूं और मेरा अंदर में समझ लीजिए 10 बूथ है, 10 बूथ तक पैसा वो लोग कमा रहा है, उसका जरूरत जो है कपड़ा का, तिरपल का, साड़ी का, चावल का, ये सब उसको टाइम में मिल जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। अब समाज में जब देखा कि कम्युनिज्म वाले गलत काम कर रहा है, तो उनका जो घर वाले हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, बेटी हैं, ये लोग बोले पापा ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत पार्टी में हम लोग हैं, यहां पर सरकार का इस तरह का काम है, आप लोग विरोध कीजिए। तो पूरा वोट कन्वर्ट होता है। टीएमसी में इसी जगह गेम खेला। टीएमसी बोला खाली दिखाओ दूसरे को कि हम सिस्टम में चलेंगे, लेकिन हम ग्रुप बना के रखेंगे। सारे ग्रुप टीएमसी ने ऊपर से बना के रखा है, सब पैसा कमाओ, ऊपर से बोलेगा उसको मार। देखिए आज जब बम विस्फोट होता है तो सिर्फ हिंदू टीएमसी करने वाले नहीं मरते, मुस्लिम भी मरते हैं, क्योंकि मरते नहीं, इसे मरवाया जाता है। क्योंकि आप अगर अपने पार्टी में ग्रुप बना के रखेंगे 10 को, तो अपना आदमी तो मरेगा ना, लेकिन फिर भी कुछ आंदोलन क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने क्या किया कि मेरा अंदर में अगर 10 बूथ है तो सिर्फ मैं कमाने वाला था। टीएमसी में क्या हो गया, मैं और मेरा 11 बूथ ही कमा रहा हूं, तो इसका फायदा घर वाला भी ले रहे हैं। हराम का खाने का मजा कुछ अलग है, सुनने में खराब लग सकता है बंगाल को जनता को। बहू, इनके जो बीबियां हैं, पूछते नहीं है कि आप कहां से कमा के लाते हैं पैसा। मैं अपने आंख से, मैं अपने गांव में देख चुका हूं, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का कोर कार्यकर्ता किस तरह से टीएमसी का चाट रहा है आज का डेट में, क्योंकि सिर्फ उसे एक नौकरी दिया हो गया है। समझ में नहीं आ रहा, इस पैसा से खाएंगे तो मेरा बेटी भी अपाहिज पैदी होगी, मेरा बेटा भी अब क्यों मैं सनातन धर्म में विश्वास करता हूं, ये डर ही नहीं है। अब ये बात आप समझ गए कि जब सब कमाने वाला है, सिर्फ मैं करोड़ नहीं कमा रहा था, मेरा बूथ प्रेसिडेंट भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमा रहा था, घर वाला बोला क्या जरूरत है, मत पता है सरकार खराब है, लेकिन आखिर बात तो पैसा ही बोलता है ना साहब, पैसा कमा लेंगे सब भूल जाएगा। देखिए सोच किस जगह पर गया, सीधा पैसा पे चला गया सोच। अब पैसा में सोच जाने से वोट कन्वर्ट नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, क्योंकि बंगाल का जनता आंदोलन करना जानता था, अभी अपाहिज हो गया, दिमाग से अपाहिज हो गया। और ये सच है, बड़ी बात, सुनने में खराब लग, बड़ी बात, सच है। बिल्कुल बड़ी बात, आपने बिल्कुल कड़ा सच बताया हो। और लगातार दर्शकों आपने महसूस किया होगा, जो अभी हमारे दर्शक पुराने दर्शक हैं, जो नए जुड़े हैं वो भी रूपक जी को धीरे धीरे जान जाएंगे चर्चाओं में, लेकिन जो पुराने दर्शक हैं, आप सबको ये पता है कि हम प्रारब्ध पर हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जब जहां की बात करें वहां के किसी व्यक्ति से बात करें, क्योंकि वो आपको असली जमीनी सच्चाई, वहां की असली तासीर। तो रूपक जी हमेशा ये कहते रहे कि साहब यहाँ पर एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स लंबे समय से चलती आ रही है, और ये सच बात है कि लगभग 3 से ज्यादा दशक तक वामपंथियों की सरकार और उससे सेम मॉडल ट्रांसफर किया ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी की राजनीति किस तरीके से एस्टेब्लिश हुई और उसका ज्योति बसु दादा से, स्वर्गीय ज्योति बसु से क्या रिश्ता है, अगर इस पर मैं बात करूं तो ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति अगर किसी ने एस्टेब्लिश की है, उसमें अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका रही है, तो आप नए दर्शक जो नई पीढ़ी के हैं उनको शायद ये आश्चर्यजनक लगे कि ज्योति बसु ने ही ममता बनर्जी को गढ़ा, और वो ममता बनर्जी आज ममता बनर्जी हैं। तो ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर कभी रूपक जी के साथ इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, जी जैसे जी, एडजस्टमेंट वाला राजनीति हो चाहे विरोध करने वाला राजनीति, देखिए हमारे यहाँ पर, मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, मेरे पास वीडियो भी है, मैं 2 साल पहले मैंने अकेले खड़ा होकर वीडियो किया था, सारे रेत का ट्रैक्टर चल रहे थे 150-200, अकेले जाकर मैंने रोक दिया था उस टाइम, तो पूरा गाड़ी बंद हो गया था, उस टाइम नहीं चल रहा था। अभी माहौल क्या, अभी चल रहा है गाड़ी, लेकिन मुझे अकेले जाने में डर लगता है। मैं आपको ऑडियो भी भेजूंगा, यहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरा बात हुआ है कि ये बालू जो चल रहा है, एक बार नहीं 2 बार बात हुआ है कि ये जो चल रहा है बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसका पैसा तो जो लोकल थाना है उनका ऑफिसर इंचार्ज खाते हैं। मैं इस तरह से उनसे बात करूं, मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा। और ये हिस्सा क्या आपके पास भी जाता है, कि आपके पास भी जाता है, लेकिन मुझे आज का डेट में अकेले खड़ा होकर वीडियो करने में डर लगता है। बिल्कुल दर्शकों, रूपक जी कारपोरेट की नौकरी करते हैं, लेकिन समाज की चिंताओं से खुद को इतना जोड़ के रखते हैं, इनकी बहुत एक व्यापक स्तर पर इनकी सामाजिक एक्टिविटी है, इसलिए
रूपक जी की जो बात है उसको मैं बेहद गंभीरता से लेता हूं, और बंगाल का जब तापमान मुझे नापना होता है और आप सबको बताना होता है तो मैं रूपक जी को इनवाइट करता हूं। रूपक जी, हालांकि सच कहूं तो बंगाल में जो पूजा, मतलब दुर्गा पूजा पूरे भारत में कहा जाता है, दर्शकों बंगाल में सिर्फ पूजा ही पर्याप्त है। पूजा का मतलब दुर्गा पूजा, और पूरे एक महीने की पूजा जैसा आपने बताया महालय से लेके और भैया दूज तक शुरू होता है। निश्चित रूप से ममता बनर्जी जो राम का नाम लेने से भिदक जाया करती हैं, वो ममता बनर्जी जो दुर्गा पूजा और पंडालों पर तमाम तरह के रोक लगाने के लिए जानी जाती है, हिंदू त्योहारों से, सनातनी पर्वों से नफरत के लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं। ममता बनर्जी शायद अपने एजेंडे में अभी तक सफल इसलिए दिखाई दे रही हैं, और एजेंडा भी कौन सा, जहरीला एजेंडा, जहां पर खुद बंगाल का हिंदू समाज अपने इस त्योहार को लेके एक अलग तरीके का विरोध दर्ज करा रहा है। देखिए, रिचुअल्स निभाना अपनी जगह बात है, जैसा कि रूपक जी ने कहा दर्शकों कि बच्चों के लिए तो खरीदारी करेगा ही, बच्चों को कैसे समझाएगा। लेकिन सच बात यह है कि महिला अस्मिता का नर्क बन चुका वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी से आज नहीं तो कल हिसाब जरूर पूछेगा। और लोकतंत्र का जो मॉडल हमने चुना है, वहां पर बूथ और वहां जाके मतदान, यही एक जवाब है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन तमाम नकारात्मकता का भारत के कोई भी प्रदेश हो या पूरा भारत हो, जब लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा में कोई भी प्रदेश हो, हम सबके हाथ में एक बहुत बड़ा करारा जवाब है, वो है हमारी उंगली। बंगाल की जनता कब इसको आगे करेगी, और हमने कमियों पर भी बात की, एक विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की वहां पर क्या कमी है, हमने इस पर भी बात की। हम लगातार बात करते हैं, हम किसी को बचाना हमारा काम नहीं है, सच लेके आना ये हमारा काम है। रूपक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दुर्गा पूजा की विशेष रूप से बधाई। आपके परिवार और बाकी इष्ट मित्र का सबका कल्याण हो, मां भगवती से हमारी यही कामना रहेगी, और यह भी कामना रहेगी, हाथ जोड़ के कामना रहेगी कि हे मां, अपने बंगाल को बचाओ, अपने बंगाल को वापस उसी तरह से नारी शक्ति की धरती बनाओ। दर्शकों, इसी के साथ हमें और रूपक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।